आज की ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ। इसमें फैक्ट से ज़्यादा एक करीम कौम की कहानी है जो इस दुनिया में रही तो थोड़े वक्त के लिए, मगर अपनी छाप इस दुनिया पर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। आज भी लोग उनकी कहानियाँ, उनके अफसाने, उनके ऊपर बनी हुई मूवीज़ बहुत शौक से देखते हैं और वो ऑल टाइम हिट्स ही रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइकिंग्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइकिंग्स असल में कौन थे। क्या वो खूनखार समुद्री लुटेरे थे या कुछ और? क्या उनके पास एलियंस का इल्म था? हम बात करेंगे वाइकिंग्स गॉड की, उनके देवताओं की। एंड बिलीव मी, अगर आपको मार्वल्स की थॉर सीरीज पसंद है तो ये वीडियो आपको बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि दरअसल ओडेन, थॉर एंड लोकी वही थे वाइकिंग्स के गॉड्स। जी हाँ, ओडेन, थॉर और लोकी और दूसरे मूवीज के देवता कोई तसव्वुराती मखलूक नहीं थे, बल्कि ये वाइकिंग्स के देवता थे जो उनके साथ हमेशा इंटरेक्ट रहते थे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लेट्स डाइव इन वाइकिंग वर्ल्ड्स। जंगली, खूनखार और दौलत के प्यासे लुटेरे, जिन्हें दुनिया समुद्री लुटेरों के नाम से याद करती है। वाइकिंग्स का ताल्लुक शुमाली यूरोप के स्कैंडिनेवियन से था, जो कि आज का मौजूदा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। ये वहां के रहने वाले समुद्री लोग थे जिन्होंने 8वीं से 11वीं सदी के दरमियान वसी पैमाने पर यूरोप में लूट मार की और समुद्री लुटेरों के नाम से मशहूर हुए। क्योंकि वाइकिंग्स ने सिर्फ लूट मार ही नहीं की, वाइकिंग्स ने और बेशुमार दरियाफ्तें भी की। उन्होंने पूरे यूरोप में तिजारत की शुरुआत की। 8वीं और 9वीं सदी में तो उनकी सकाफत फल फूल रही थी। उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कमाल की थी। 8वीं सदी से 11वीं सदी तक वाइकिंग्स ने अपनी आबादकारी की, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में थी। लेकिन बदकिस्मती से उनकी सकाफत के बहुत कम डॉक्यूमेंट्स आज मिलते हैं। इसीलिए लोगों का ये सोचना था कि वो बहुत ही अनसोशल थे और ये कुछ जंगली टाइप के लोग थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस दौर में टेक्नोलॉजी में इजिप्ट और रूम जैसी कौमों से कम नहीं थे। वो बेहतरीन हथियार बनाते थे, पुल बनाते थे, मजबूत किले बनाते थे। आज भी आपको स्वीडन में वो किले देखने को मिल सकते हैं जो उन्होंने हजारों साल पहले बनाए थे। और इन सबसे बढ़कर वाइकिंग्स के पास थी जहाज बनाने की सलाहियत, जो उनको दूसरों से बरतरी दिलाती थी, जिसके बलबूते पर वो यूरोप और मिडल ईस्ट के इलाकों तक अपनी फतूहात के झंडे गाड़ते चले गए। उन्होंने ही जहाज का आविष्कार किया था और उन्होंने ही बाकी दूसरी जर्मन ट्राइब्स के मुकाबले दक्षिण की तरफ बेहतरीन ढंग से कूच किया था। 1960 में फिनलैंड में मिले कुछ शवाहिद से ये साबित होता है कि वाइकिंग्स वो पहले थे जो नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचे, कोलंबस से भी 500 साल पहले। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब उस बात पर बड़ी बहस छिड़ी थी कि क्या वाकई नॉर्स लोग अमेरिका आए थे। ये बहस एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। अब हमें उनके कुछ ऐसे इलाके मिले हैं जो 1000 ईस्वी के थे, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो उत्तर अमेरिका में आए थे। लेकिन बहुत से मुहक्किकीन आज भी ये सोचकर हैरत ज़दा हैं कि यूरोप के इतने ठंडे, बर्फीले और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले इतने तरक्की याफ्ता कैसे हो सकते हैं। एशियन दौर की और बड़ी बड़ी तहजीबें जैसे इजिप्शियन, ग्रीक, वो अपने इलाकों से दूर कभी नहीं गए। वो अपने आसपास ही जंगें लड़ते रहे, वहीं रहते रहे। लेकिन वाइकिंग्स ने उस दौर में भी तकरीबन आधी दुनिया तय कर दी। यही बात उनको मुनफरिद बनाती है। लेकिन सवाल तो ये है कि वो आखिर किस चीज़ की तलाश में थे और उनके पास टेक्निकल और ज्योग्राफिकल टेक्निक आखिर कहाँ से आई थी। तो इन तमाम बातों का जवाब आपको मिलता है उनकी इबादत गाहों में। जी हाँ, उनकी इबादत गाहों में मौजूद दीवारों पर बनी हुई तस्वीर में और उनके लिखे हुए स्क्रिप्चर्स में। 93 AD में वाइकिंग्स ने वहां हमला कर दिया। वजह थी वहां पर छुपे हुए एक खजाने की खबर। लोक कहानियों में बताया जाता है कि इस हमले में वहां बहुत से तूफान आए, बिजलियां कड़की, ट्विस्टर ने तबाही फैलाई और आग से तबाही फैलाते हुए ड्रैगन्स देखे गए। वहां के लोगों का यह मानना था कि इस हमले में वाइकिंग्स का साथ
कोई ना कोई अनजानी कुव्वत दे रही थी। एशियन थ्योरिस्ट का भी यही मानना है कि एलियंस उस वक्त वाइकिंग्स के साथ थे, क्योंकि इसके बारे में वाइकिंग्स की लिखी हुई तहरीरों में मिलता है। वाइकिंग्स के देवताओं को लंबे अरसे तक एक बड़े इलाके में पूजा जाता रहा है, जिसमें पूरा वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी, ब्रिटिश आइलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे शामिल हैं। वाइकिंग्स एक पेचीदा देवमाला पर यकीन रखते थे, जिसमें बहुत से देवी और देवता शामिल थे, और ये देवता दो अहम ग्रुपों में तकसीम थे, एसर और वानियर। वाइकिंग्स के देवताओं में सबसे ताकतवर देवता ओडिन, जंग, मौत और हिकमत का देवता; थॉर, तूफान और गरज चमक का देवता; बाल्डर, रोशनी, खुशी और मासूमियत का देवता कहलाता। और दूसरे देवता जो वानियर कहलाते थे, उसमें फ्रायर, जरखेजी और अमन का देवता था। उसके पास एक जहाज था जो पानी और हवा दोनों में चल सकता था। फ्रेजा मोहब्बत, खूबसूरती और जंग की देवी; नेओड समंदर और हवाओं का देवता। नॉर्स ने कॉस्मोस या कहिए ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन आकलन और उदाहरण दिया। इनफैक्ट उन्होंने कॉस्मोस को कहा एक यग्द्रसील, जिसका मतलब जिंदगी का पेड़ कह सकते हैं। वो ब्रह्मांड को इस नजरिए से देखते थे, और बात जो उन्होंने साफ तौर पर बताई है कि उनके ब्रह्मांड में 9 अलग अलग दुनिया है। वाइकिंग्स कॉस्मोस यानी इस कायनात को एक अलग अंदाज से देखते थे। उनके मुताबिक इस कायनात में 9 अलग अलग दुनियाएं, जिसमें से एक थी एसगार्ड, जहां उनके देवता ओडिन रहते थे, और एक थी मिडगार्ड यानी कि हमारी दुनिया, और इससे आगे चले तो एक दुनिया थी योटनहाइम, जहां जायंट्स रहते थे। उसके बाद मॉस्पेल, जहां सिर्फ आग थी, और उससे आगे नेफिलियम, जहां बर्फ में जमे हुए बड़े बड़े जानवर रहते थे, और उससे आगे एल्फहाइम, जहां पौने रहते थे। और इसी तरह 3 और दुनियाएं भी थी जिनके बारे में शायद वाइकिंग्स भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी तहरीरों में ऐसा कुछ दर्ज नहीं। वाइकिंग्स के मुताबिक एसगार्ड एक खूबसूरत और पुरअमन दुनिया थी। ओडिन वाइकिंग्स देवमालाओं में सबसे अहम और ताकतवर देवता था। उसे जंग, मौत और हिकमत का ऑल फादर भी कहते थे। ओडिन की एक आंख थी। कहानी के मुताबिक उसने तानाई हासिल करने के लिए अपनी एक आंख की कुर्बानी देती थी। ओडिन के पास 2 रेवन थे। उनका नाम था हॉगन और मॉनन, जो दुनिया भर की खबरें लेकर ओडिन को पहुंचाते थे। ओडिन के पास एक 8 पांव वाला घोड़ा भी था, और वो घोड़ा आसमानों और जमीन में सफर करने की सलाहियत रखता था। ओडिन ने अपने इल्म को बढ़ाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, और अक्सर राजों और जादुओं का माहिर समझा जाता था। वो वाइकिंग्स काफत में एक मरकजी शख्सियत था। इसका असर इनकी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू पर पड़ता था। ओडिन के पास 2 रेवन भी थे, हॉगन और मॉनन। ये दोनों दुनिया भर की खबरें लेकर ओडिन के पास आते। रेवन दरअसल ऐसी मखलूक हैं जो आसमानों में उड़ती हैं। इन्हें मुख्तलिफ सकाफतों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। नॉरिस यानी कि वाइकिंग्स देवमाला में रेवन को अक्सर परिंदों की शक्ल में दिखाया जाता है। हॉगन और मॉनन सिर्फ परिंदे ही नहीं थे, बल्कि वो ओडिन के लिए बहुत अहम थे। वो उसे दुनिया में होने वाली हर अहम बात से आगाह रखते थे, जंगों से लेकर देवताओं की मजलिसों तक। ये दोनों हर चीज पर नजर रखते थे। ये दोनों ना सिर्फ उड़ सकते थे, बल्कि दूर की चीजें भी देख सकते थे, मुख्तलिफ जुबानों को समझ सकते थे। इनकी ये सलाहियतें ओडिन को एक बहुत ताकतवर देवता बना देती। नॉर्स लेजेंड्स के मुताबिक हर सुबह ओडिन अपने 2 रहस्यमय रेवन्स को भेजते थे, हगिन और मनन को, और रात में वो रेवन्स वापस लौटते थे, और उन्होंने दिन भर जो कुछ देखा होता था वो ओडिन को बताते थे। अब जरा एक मुख्तलिफ जाविये से सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है कि ये रेवन परिंदे हों ही ना, बल्कि कुछ और हों, जैसे कि आजकल के हमारे ड्रोन्स, या शायद इससे भी कोई जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी। अगर आप गौर करें तो ये दोनों रेवन्स सेम वही काम करते नजर आते हैं जैसे कि आजकल हमारे ड्रोन्स करते हैं। दूर ऊपर ऊंचाइयों में उड़कर जासूसी करते हैं, और सब खबरें वहां देते हैं जहां से उनको ऑपरेट किया जा रहा होता है। तो जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन नहीं कि ओडिन कोई देवता हो ही नहीं, बल्कि वो किसी दूसरे सियारे का रहने वाला हो, यानी कि एलियन, और उसके जदीद ड्रोन्स दूसरी दुनियाओं की खबरें उस तक पहुंचाते थे।
इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में वाइकिंग्स की तहरीरों में मिलता है, जैसे कि ओडिन का एक ऊंची जगह पर बैठकर दूसरी दुनियाओं को देखना, जिसको वॉच टावर लिखा गया है। ओडिन की ऊंची जगह, जिसे आमतौर पर वॉच टावर के नाम से जाना जाता है, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो बैठकर पूरी दुनिया पर नजर रख सकते थे और नीचे देख सकते थे कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये कोई माइथोलॉजिकल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल बात है। मुझे तो ये ऐसा लगता है मानो ओडिन किसी स्पेसशिप की कैप्टन चेयर पर बैठे हो, जो आसमान के चक्कर लगा रहा हो और जहाँ से पृथ्वी का पूरा नजारा दिखता हो। तो जब भी हमें देवताओं के बारे में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं, तो मुझे तो हमेशा यही लगता है कि ये कहानियां किसी देवता के बारे में नहीं है, बल्कि ये किसी स्पेस ट्रैवलर के बारे में है, जो हमसे पहले इस दुनिया में बसने वाले लोगों ने देखा और वो उनको देखकर और उनकी पावर्स को देखकर उनको देवता समझ बैठे। कुछ एंशिएंट थ्योरीज के मुताबिक वो ऊंची जगह ओडिन का स्पेसशिप था, जहां से वो टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरी दुनियाओं पर नजर रखता था। और अब बात करते हैं मार्वल के हीरो और वाइकिंग गॉड थॉर की, और उसकी सुपर पावर्स की और उसके हथौड़े की, जिसकी ताकत से वो पहाड़ों को भी चूरा चूरा कर देता, बड़े बड़े जायंट्स को उससे हलाक कर देता। थॉर वाइकिंग धर्ममाला में एक बहुत ही मशहूर देवता है। इसे गरज, चमक और तूफान का देवता माना जाता है। वो देवताओं के दरमियान एक जंगजू के तौर पर जाना जाता था। इसने अक्सर जमीन को बड़े बड़े जायंट्स और दूसरी खतरनाक मखलूकात से बचाया है। थॉर का हथौड़ा सबसे मशहूर हथियार, इसका हथौड़ा जिसका नाम मॉलिनियर है, जो एक जादुई हथियार है, वो हमेशा अपने मालिक के पास वापस आ जाता है। थॉर को देवताओं में सबसे ताकतवर देवता समझा जाता था। इसकी ताकत का मुकाबला चंद ही देवता कर सकते। थॉर के हथौड़े के अलावा थॉर के पास एक बेल्ट भी थी, जिसका नाम था मैगनजॉर्ड। मैगनजॉर्ड थॉर के अहम असासों में से एक थी। जब थॉर इस बेल्ट को पहनता था तो इसकी ताकत पहले से ज्यादा और दुगनी हो जाती थी। ये बेल्ट थॉर की ताकत में इजाफे के लिए बहुत जरूरी थी। ये बेल्ट थॉर को बहुत से मुश्किल हालात में निपटने में मदद करती थी। थॉर की पावर बेल्ट। तो जब भी मुझे कोई ऐसी कहानी सुनने में आती है कि एक बेल्ट पहनने से आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कहीं ये काम किसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का तो नहीं है। आज हम इंसान एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम ऐसे गैजेट इस्तेमाल करते हैं जो ब्रेन कमांड्स को सुनकर और समझकर कंट्रोल करते हैं। इसमें एक तरह का बाहरी खौल तैयार किया जाता है और एक आर्टिफिशियल नर्व सिस्टम के जरिए हमारे दिमाग, हमारी बॉडी पार्ट्स को कमांड देते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी आज मुमकिन है और दुनिया में मौजूद है। थॉर की बेल्ट की ताकत कहीं ना कहीं आज की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत हद तक मिलती है और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं बायोनिक एक्सोस्केलेटन। तो जब भी हम थॉर की बेल्ट और उससे मिली दुगनी ताकत की बात सुनते हैं, तो ये हो सकता है कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो। ये टेक्नोलॉजी आजकल आर्मी में इस्तेमाल की जा रही है, जिससे उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि थॉर की बेल्ट भी कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो? और अब बात करते हैं थॉर के हथौड़े मॉलिनियर की। थॉर का ये हथौड़ा भी किसी टेक वेपन की तरह लगता है और इस टेक्नोलॉजी को हम आज काइनेटिक वेपन के नाम से जानते हैं। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में नासा के एक साइंटिस्ट पीटर शेल्टन वर्टिकल नाम की एक गन के साथ काइनेटिक एनर्जी का तजुर्बा कर रहे हैं। तेज रफ्तार काइनेटिक गन के जरिए साइंटिस्ट स्टील चैम्बर में रखे हुए एक प्लेट पर तकरीबन 24,000 घंटे पर आवर की रफ्तार पर फायर करने जा रहे हैं। हाई स्पीड कैमरा की मदद से 40,000 फ्रेम पर सेकंड पिक्चर से माहिरीन इस चीज का जायजा ले रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस गन की ताकत थॉर के हथौड़े से बहुत मिलती जुलती है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि थॉर का ये हथौड़ा भी किसी किस्म की कोई काइनेटिक एनर्जी वेपन हो? तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि वाइकिंग्स गॉड ओडिन और थॉर शायद कोई एलियंस थे जो दूसरे प्लैनेट से आए थे और जिनकी टेक्नोलॉजिकल पावर्स को देखकर वाइकिंग्स ने उनको गॉड समझ लिया और उनको अपना देवता मान ली। स्वीडन में बसा एक छोटा सा कस्बा गैमला पालसा, स्कैंडिनेवियन में सबसे पुरानी जगह जिसको इंसानों ने आबाद किया। एक चर्च के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को उपालसा के नाम से एक टेंपल के आसार मिले।
14वीं सदी में द डीड ऑफ बिशप ऑफ द हैम्बर्ग चर्च के मुताबिक ऑर्डन, थॉर और फ्रेयर की इबादत के लिए बनाया गया। और अब बात करते हैं एक और देवता की, जो कि असल में देवता था ही नहीं। मार्वल को देखने वाले समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं लोकी के बारे में। लोकी दरअसल देवता था ही नहीं, वो एक जायंट्स था जिसको ऑर्डन ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी वजह से उसका शुमार भी एक वाइकिंग देवता में किया जाता है। लोकी हमेशा देवताओं के दरमियान इधर उधर की लगाकर उनके झगड़े करवाता था। लोकी देवताओं के रूल्स को मानता नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा गड़बड़ हुआ करती थी और देवताओं के दरमियान झगड़े रहा करते थे। वाइकिंग्स की लिखी हुई तहरीरों में मिलता है कि लोकी ने अपनी एक गलती की माफी के तौर पर फ्रायर को एक जहाज दिया जिसका नाम स्किड ब्लैक नेयर बताया जाता है। ये जहाज इंतहाई तेज रफ्तार से सफर कर सकता था और अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो ये इंतहाई छोटा होकर एक छोटे से पाउच के बराबर हो जाता था। तो क्या ये भी मुमकिन नहीं कि ये स्किड ब्लैक नेयर एक जादुई जहाज नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था जिसको वाइकिंग्स ने अपनी आंखों से देखा? एशियंट रिसर्चर्स के मुताबिक ये मुमकिन है क्योंकि वाइकिंग्स की कहानियों में एक ऐसी मखलूक के बारे में लिखा हुआ मिलता है जो कि कद में बहुत छोटे थे, यानी कि बौने थे, लेकिन वो हथियार बनाने में बहुत माहिर थे। कथाओं में इन बोनों का जिक्र मिलता है, इन नोम्स का जिनका कद छोटा था। ये लोग ही इन खास और बेहद हाईटेक वेपन्स के लिए जिम्मेदार थे जिन्हें नॉर्स देवता इस्तेमाल करते थे। नॉर्स सिस्टम में इवॉल्डी के बेटे देवताओं में बेहद महान कारीगर बताए गए हैं और वो शानदार चीजों के निर्माता थे जिन्हें ये शक्तिशाली देवता इस्तेमाल करते थे। आपने कभी गौर किया कि जब भी इस दुनिया में किसी टेक्नोलॉजी का जिक्र एलियन से जोड़ा जाता है, मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पिक्चर्स वगैरह में, तो जो एलियंस दिखाए जाते हैं वो ग्रे कलर के छोटे कद के बौने होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इस वक्त पिक्चर में देख रहे हैं। वाइकिंग या नॉर्स देवता दरअसल दूसरी दुनिया के जीव थे। अगर हाँ, तो वो यहाँ तक पहुंचे कैसे? वाइकिंग्स की कहानियों में एक बीफॉस्ट नामी पुल का भी जिक्र मिलता है जो कि एसगार्ड को हमारी दुनिया से जोड़ता है। बीफ्रॉस्ट ऐसा पुल है जो एसगार्ड को मिडगार्ड से जोड़ता है और बीफ्रॉस्ट का ये किरदार बेहद दिलचस्प है और इसकी वजह से इंसान और उनके देवता सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर ऐसा कोई ब्रिज था तो यकीनन वो एक वॉर्म होल था जिसमें इंतहाई तेजी से सफर कर कर दूसरी दुनिया में जाया जा सकता था। प्राचीन मानव को ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था जिससे वो वर्म होल की व्याख्या कर सके। क्या बिफ्रॉस्ट नाम का ये पौराणिक पुल वाकई कोई इंटरस्टेलर वर्म होल था? अंतरिक्ष में बनी एक ऐसी दिव्य सुरंग जिसका इस्तेमाल वाइकिंग देवता पृथ्वी पर आने जाने के लिए करते थे। स्वीडन से तकरीबन 65 किलोमीटर नॉर्थ में कैलनाइट के पहाड़ों में एशियंट नक्काशियां मिलती हैं। इन्हें बुक स्टार रॉन स्टोन के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑर्डन को अपना करिश्माती भाला जानियर पकड़े देखा जा सकता है। जानियर की खसूसियत यह है कि जब उसको फेंका जाता था तो वह हमेशा अपने निशाने पर जाकर लगता था, कभी नहीं चौंकता था। वाइकिंग्स के मुताबिक ये भाला भी ऑर्डन को बोना ने बनाकर दिया था और फ्रायर का जहाज भी बोना ने बनाया था और थॉर का हथौड़ा भी बोनो ने ही बनाया था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये एक हाईटेक जदीद हथियार था, जैसे कि आजकल के हमारे क्रूज मिसाइल जो ठीक अपने निशाने पर जाकर लगते हैं, जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स और उपग्रह द्वारा निर्देशित युद्ध सामग्री दुनिया के बेहतरीन सैन्य शस्त्रागारों का सबसे अहम हिस्सा है। क्या कि ओडिन के पास भी ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी थी? क्या गुनियर किसी दूसरी दुनिया के जीवों द्वारा बनाई गई कोई गाइडेड मिसाइल थी? तो सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन नहीं कि वाइकिंग्स जिनको देवता समझ रहे थे और उनकी पावर्स को जो उनकी नज़र में करिश्मे या जादू थे, वो असल में एलियंस की टेक्नोलॉजी थी, वो असल में स्पेस ट्रैवलर हों जिनको वाइकिंग्स अपना देवता समझ बैठे? मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। ना सिर्फ ऑर्डन, थॉर, लोकी और वाइकिंग्स की गॉड के बारे में, बल्कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में जो शवाहिद मिलते हैं कि दूसरी मखलूक़ात इस दुनिया में आई थी, जिसको बाइबल में फॉलन एंजल के नाम से लिखा जाता है,
बुक ऑफ इनॉक में नेफिलियम के नाम से और सुमेरियन टैबलेट्स में उनको अनानाकिस के नाम से बताया गया है। मेरे ख्याल में ये सब किसी दूसरे प्लैनेट की मखलूक थी जो एंशंट दौर में हमारी दुनिया में आई, जो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, जिनका हम इंसान मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। उनकी टेक्नोलॉजिकल पावर्स को देखकर इंसानों ने उनको अपना देवता मान लिया। उनको वो टेक्नोलॉजी, जादू और करिश्मे लगते थे और इसी बिना पर शायद वो उनको अपना खुदा या अपना देवता बना बैठे। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। इसके बारे में मैं अपनी एक सीरीज फ्रॉम बिफोर बिग बैंग टू जजमेंट डे में तफसील से किया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। एशियंट वर्ल्ड में बहुत से राज छुपे हैं जो वक्त के साथ साथ अया होते जा रहे हैं और आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।